Hello everyone, welcome to another lecture on environment and ecology. In this video lecture we are going to discuss about the wetland ecosystem जिसको हिंदी में हम कहते हैं आर्द्र भूमि। तो व्हाट डू यू मीन बाय वेटलैंड्स? वेटलैंड्स होता क्या है या किसको कहते हैं? तो सबसे पहले अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इस डायग्राम से समझें तो ऐसा एरिया जो कि किसके बीच का पार्ट है, एक्वेटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की जो बीच का भाग है, यानी कि जो ट्रांजिशनल स्टेट है किसके बीच में, जो एक्वेटिक लैंड है। जैसे यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आप एरिया देख रहे हैं वो कैसा है, सिर्फ पानी से भरा हुआ है, लेकिन ये कैसा इकोसिस्टम है, एक्वेटिक। उसके बाद जो बाहर का दूर का हिस्सा आप देख रहे हैं वो है टेरेस्ट्रियल, यहाँ पे ज़मीन है, जो फॉरेस्ट दिख रहा है आपको, और उसके बीच का आपको पार्ट दिख रहा है वो कैसा है, या वो एरिया क्या कहलाता है, वेटलैंड। वेटलैंड को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो कैसी भूमि होती है, दलदल टाइप की भूमि, जहाँ पे वाटर लॉगिंग टाइप की स्थिति होती है। यहाँ में ना तो पूरे तौर पे पानी मिलता है, ना ही पूरे तौर पे यहाँ हमें ज़मीन देखने को मिलती है। तो जब ज़मीन और पानी दोनों नहीं है और बीच की स्थिति है, यानी कि कीचड़ टाइप स्थिति है, उसको हम कहते हैं वेटलैंड। और वेटलैंड का जनरली ये होता है कि वहाँ पे जो सॉइल इस तरह की होती है कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, और ये जो है और एक मेन प्रिंसिपल कारक है या कैरेक्टरिस्टिक्स है उस टाइप की एरिया या उस टाइप के इकोसिस्टम के अंदर किस टाइप की वेजिटेशन पाई जाएगी, या किस तरह के एनिमल्स, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट उस इकोसिस्टम के कैसे होंगे, उसको कौन डिफाइन करेगा, वहाँ की लो सॉइल लेवल। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, अगर हम मेनली बात करें कि यहाँ पे किस तरह के प्लांट्स मिलते हैं, तो वहाँ वही प्लांट्स पाए जाएंगे जो इस तरह की वाटर लॉक्ड सॉइल के अंदर सरवाइव कर सके। तो उस तरह के प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स। रामसर कंजर्वेशन डेफिनेशन, रामसर एक जो हमारी सम्मेलन हुआ था उसके आधार पर रामसर साइट को डिफाइन किया गया है कि रामसर साइट उनके आधार पर किसको कहते हैं। तो इन्होंने बताया कि वेटलैंड वो एरिया है जहाँ पे मार्श, फेन, पीट लैंड और वाटर वेयर नेचुरल और आर्टिफिशियल, परमानेंट और टेम्पररी, विद वाटर दैट इज स्टेटिक और फ्लोइंग, फ्रेश, brackish or salt, including area of marine water, the depth of which at low tide does not exceed 6 मीटर। तो इसमें इन्होंने एक रामसर कंजर्वेशन जो उसने डेफिनेशन दी, एक बहुत ही सटीक डेफिनेशन दी है। इसमें सबसे पहला पॉइंट आप समझ सकते हैं कि वो एरिया जिसकी डेप्थ, यानी कि हम कैसे मानेंगे कि अगर कहीं पानी भरा हुआ है किसी एरिया में तो वो रामसर नहीं है, वो वेटलैंड नहीं है, या वेटलैंड है तो उसकी जो हाइट होनी चाहिए, गहराई जो है उसकी डेप्थ, वो 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6 मीटर से ज़्यादा अगर किसी की पानी की गहराई हो गई तो वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में काउंट होगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो कैसा है, वो क्या है कि 6 मीटर से ज़्यादा डेप्थ नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, ये वो एरिया है जहाँ पे क्या है, मार्श, कीचड़ है, दलदली भूमि है, वो सारे किस में आएंगे, वेटलैंड में आएंगे। ये परमानेंट भी हो सकते हैं एरिया जिसमें साल भर कीचड़नुमा स्थिति रहे, या कभी कभी टेम्पररी भी हो सकते हैं। दूसरा, ये लैंटिक भी हो सकते हैं या लोटिक भी हो सकते हैं, यानी कि पानी जहाँ पे फ्लो कर रहा है, जैसे कि नदी है हमारी, लोटिक इकोसिस्टम में, उसके पास का एरिया भी हो सकता है, या फिर ये लैंटिक इकोसिस्टम होते हैं, यानी कि जो स्टेगनेंट स्टेटिक वाटर है वो वहाँ पर भी वेटलैंड्स हमें मिल सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये ब्रैकिश वाटर में भी हो सकता है, ये सॉल्ट के वाटर में भी हो सकता है, यानी कि समुद्र की पास का एरिया भी वेटलैंड बना सकता है। ब्रैकिश वाटर आप किसको कहते हैं, तो ब्रैकिश वाटर अगर हम देखा जाए तो सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर को पीपी यूनिट से हम नापते हैं। तो 5 पीपी जो अगर यूनिट है तो वो फ्रेश वाटर की है, और अगर सॉल्ट वाटर है तो मोर देन 30 पीपी है अगर हमको मिल रहा है तो वो सॉल्ट है और सी वाटर है, और उसके बीच का जो लेवल है उसको हम कहते हैं ब्रैकिश वाटर। तो उसके अंदर भी हमें क्या मिल सकता है, वेटलैंड मिल सकते हैं। दूसरा, वेटलैंड मैराइन इकोसिस्टम भी हो सकता है और फ्रेश वाटर में भी हो सकता है। और जनरली जो इंडिया में हम देखें जो मैक्सिमम वेटलैंड्स हैं वो किसके हैं, फ्रेश वाटर के, यानी कि शुद्ध जल के वेटलैंड्स हैं। नेक्स्ट इसका हम देख सकते हैं कि वेटलैंड मैराइन भी हो सकते हैं और फ्रेश वाटर फॉर्म्स भी हो सकते हैं। और इसकी जो मेन 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसी भी वेटलैंड की, वो क्या है कि इसके अंदर जो प्लांट्स हैं वो कैसे होंगे,
हाइड्रोफाइट्स टाइप के होंगे, यहाँ पे हाइड्रोलॉजी पाई जाएगी और वाटर लॉगिंग होगी, यानी एक्सेस वाटर अगर किसी सॉइल में होता है उस जैसे जिसमें स्वैम्प लाइक स्थिति है तो हम उसको कहते हैं वाटर लॉजिंग। दूसरा, सॉइल फ्लडेड ऑल और पार्ट ऑफ द ईयर, तो सॉइल हमेशा एक तरह से जैसे कि पानी के अंदर या सॉइल के अंदर बाढ़ सी आई हुई है और साल भर हमें वैसी स्थिति दिखेगी। तीसरा, यहाँ की जो वेजिटेशन है वो उसी तरह की होगी जो कि लो ऑक्सीजन के अंदर सरवाइव कर सके और बहुत ज़्यादा पानी इसको में सरवाइव कर सकते। इस तरह के प्लांट्स को हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। अगर हम यहाँ के बायोटिक फैक्टर्स के एग्जांपल्स देखें कि यहाँ पे बायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं, क्योंकि अगर हम इकोसिस्टम को स्टडी कर रहे हैं तो उसमें उसकी बायोटिक और एबायोटिक और उसका इंटरेक्शन देखते हैं। तो इसमें एग्जांपल अगर हम देखें तो किस तरह के यहाँ पे बायोटिक फैक्टर्स मिलेंगे। जैसे सबसे पहला जो बायोटिक फैक्टर है अगर हम बात करें तो यहाँ आर्की बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसका एग्जाम्पल है मिथेनोथर्मस, मिथेनोलिनिया, मिथेनोकोकस एक्सेट्रा। यू बैक्टीरिया यहाँ पे पाए जाते हैं जैसे ई कोलाई, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई, बैसिलस निमोनी। फंजाई जो यहाँ पे पाई जाएगी वो कौन सी, ऊमाइसेटिस, मशरूम गिल्स, स्टिंग हॉर्न एक्सेट्रा। प्रोटिस्ट में कई टाइप के प्लांक्टन, जू प्लांक्टन, श्रिम्प यहाँ पे मिलेंगे। एनिमल की बात करें जिसमें लार्ज एनिमल आते हैं तो यहाँ पे जैसे एलिगेटर, ईगल है, बीवर है, कैट और क्रेफिश, ये हमारे जो वेटलैंड्स हैं उसमें देखी गई है। प्लांट्स का अगर हम देखें तो यहाँ पे लिली पैड, मैनग्रूव, बाल्ड साइप्रस आदि टाइप के प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं। वहीं अगर एबायोटिक फैक्टर्स की बात करें तो ये आप सब देख सकते हैं कि एलिवेशन जो होगा उसका वो कितना होगा, 207 से 302 फीट तक। टोपोग्राफी अगर उसकी हम देखें तो ये कहाँ पे मिलेगा, फाउंड इन वैलीज और अदर लो एरियाज एंड हैज़ अ हाई वाटर टेबल इन अर्ली विंटर एंड स्प्रिंग। तो इस एरिया में या फिर वेटलैंड के वाटर टेबल यानी कि जल का स्तर होगा वो जनरली सर्दियों और स्प्रिंग में क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जैसे गर्मी में उसका लेवल हो सकता है कि थोड़ा कम हो जाए। दूसरा, वेटलैंड्स कहाँ पे बन सकते हैं, जहाँ वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है तो वॉल्केनिक इरप्शन से जो गड्ढा बनता है वो जनरली पानी से फिल्ड हो जाता है, जो भी एक वेटलैंड का रूप ले सकता है। और देखा गया है कि वेरी मॉइस्ट सॉइल है, अगर सॉइल में नमी आर्द्रता बहुत ज़्यादा है तो वो आसपास के एरिया को सपोर्ट करेगा कि वहाँ पे हाई प्लांट की और एनिमल की पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। इन टाइप के एरिया में अगर हम फूड चेन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कई तरह की फूड चेन यहाँ पे पाई जा सकती है। ये आप देख रहे हैं एक फूड वेब टाइप का स्ट्रक्चर है। राजस्थान के अगर हम वेटलैंड्स का एग्जाम्पल देखें तो ये भी एक याद रखने का पॉइंट है कि राजस्थान में दो जो हमारे एरिया हैं जिसमें फर्स्ट है केवलादेव नेशनल पार्क और दूसरा है सांभर लेक, इन दोनों को वेटलैंड के अंदर कंसिडर किया गया। सेकेंड इम्पोर्टेंट बात, अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर लगभग 18% लैंड जो है वो अंदर वेटलैंड के आती है। उसमें 18% का भी जो मैक्सिमम पार्ट है लगभग 70% है वो फ्रेश वाटर वेटलैंड्स हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट बात, जो भी वेटलैंड्स है उसमें भी कई तरह की वेटलैंड्स हैं और मेनली जो है वेटलैंड उसका मैक्सिमम भाग आता है मैन मेड वेटलैंड में, जो कि अभी हम आगे और डिस्कस करते हैं टाइप्स में। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स हैं वो आती है अंडर फ्रेश वाटर वेटलैंड। तो फ्रेश वाटर वेटलैंड्स यहाँ की जो कि फ्रेश वाटर जैसे कि नदी है, पॉन्ड है, लेक है, उसके आसपास पाई जाती हैं। तो वेटलैंड्स को हम समझ चुके हैं कि वो एरिया है जैसे कि आप समझ लें एक पॉन्ड है, लेक है, उसके पास में या उसके आसपास के एरिया में जो भी जमा हुआ पानी, जो एक वाटर लॉगिंग या जहाँ की सॉइल कैसी है, मोइस्ट है बहुत ज़्यादा या फिर कीचड़ जैसी स्थिति है, जहाँ काफ़ी आप बुशेस प्लांट्स देखते हैं, वो क्या बनाएगी, वेटलैंड। वेटलैंड लेक के पास हो सकता है, पॉन्ड के पास हो सकता है और रिवर के पास भी हो सकता है। तो सबसे पहला जो अगर हम देख रहे हैं कि रिवर का वेटलैंड, ये फर्स्ट एग्जांपल आप देख रहे हैं कि रिवर वेटलैंड। तो ये आप देख रहे हैं कि पूरा एरिया है, बीच में रिवर है और उसके जो आसपास आप देख रहे हैं वो क्या बना रहा है, उसका वेटलैंड बना रहा है। और यहाँ पे आप वेजिटेशन देख सकते हैं किस तरह से डेंस वेजिटेशन वहाँ पे दिख रही है। दूसरा जो बीच वाला है उसको हम कह रहे हैं लैकोस्ट्रीन वेटलैंड। तो ये कैसा है, लैकोस्ट्रीन यानी कि जो लेक्स के और पॉन्ड्स के आसपास जो वेटलैंड बनती है उसको हम क्या कहते हैं, लैकोस्ट्रीन
वेटलैंड्स। तो जो भी हमारा लेक या पॉन्ड है, बड़े एरिया हैं, उसके आसपास का जो एरिया बन जाता है जो कि वाटर लॉक्ड सॉइल है, उसको हम क्या कहते हैं, लेक के पास का वेटलैंड। तीसरा एग्जांपल आप देख रहे हैं यहाँ पे, जिसको कहते हैं पालोस्ट्रीन वेटलैंड। इसमें जो भी मार्श एरिया है, जो भी फर्न्स के प्लांट से उसके नीचे जो दलदल नुमा स्थिति बन जाती है, उसको हम कहते हैं इस टाइप का वेटलैंड। ये ज़रूरी नहीं है कि ये वेटलैंड जो लास्ट वाला हम देख रहे हैं वो किसी रिवर से या फिर पॉन्ड से या किसी बड़ी वाटर बॉडी से कनेक्टेड हो। ये वो एरिया भी है जैसे कि फर्न का जंगल है, ये कोई ऐसा एरिया है जहाँ पानी का ठहराव हो गया है और उस तरह की स्थिति वहाँ पे ये बन जाती है कि वहाँ का जो पानी कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, और इसको हम कहते हैं एसिडिक, इसको कहा जाता है पीट। सबसे इम्पॉर्टेंट वेटलैंड जो होता है फ्रेश वाटर का, वो है मैन मेड वेटलैंड। जनरली देखा जाता है कि आपने राइस फील्ड देखा होगा, राइस का कल्चर जो होता है वो किस में होता है, एक्सेस वाटर के अंदर, जो एक मैन मेड वेटलैंड माना जाता है। सो राइस फील्ड अगर हमने आप देख सकते हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में राइस की जो है खेती की जाती है, क्योंकि यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। और वहीं जो डेवलप कंट्रीज़ है वो जनरली राइस की खेती नहीं करते हैं, क्योंकि वो इतना सारा पानी अपनी राइस की खेती के लिए वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। और जबकि इंडिया काफ़ी लार्ज अमाउंट में वेटलैंड्स को बनाता है, किस लिए, राइस की प्रोडक्शन के लिए, राइस की पैदावार के लिए। सो सबसे ज़्यादा जो वेटलैंड इंडिया में देखे जा रहे हैं, अगर हम उसको टाइप के आधार पर देखें तो वो कौन सा है, मैन मेड वेटलैंड, जो कि कौन सा है, राइस का कल्चर। सो अगर ओवरऑल अगर हम बात करें फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की, तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हमारी अर्थ इकोसिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कई तरह से हम फ्रेश वाटर को यूज़ करते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, they also help the domesticated and terrestrial ecosystem to survive and keep these kind of ecosystem alive in nature। यानी कि जितने भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो किस पर डिपेंड है, फ्रेश वाटर पे। यानी कि हम डायरेक्टली अगर हमारी लाइफ के लिए डिपेंडेंट हैं किसके ऊपर, पानी के ऊपर, वाटर के ऊपर, वो किस तरह का है, फ्रेश वाटर। तो सारी जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो भी डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम पे। बट जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में हमने देखा कि अर्थ पे काफ़ी लेस अमाउंट में है, बट ये इक्वली इम्पोर्टेंट है किसके लिए, ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए और अदर प्लांट स्पीशीज़ के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर दी टुडेज लेक्चर। थैंक यू।